हाय। माइक चेक माइक चेक माइक चेक। चलो, तो आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया एक्ट जिसका नाम है, अच्छे कलर से करते हैं क्यों? ठीक है। आज तो हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे एक नया एक्ट जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड जिसकी वेटेज न्यू सिलेबस में हो गई है 40 मार्क्स की। 35 टू 40 जिसकी आ? हाँ, अगर कोई ये चाहता है कि उसे लॉ में कम पढ़ाई करके पास होना है तो एक एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और दूसरा चैप्टर है आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। दो कर लो, कहानी क्लियर। ठीक है ना यार? तो चैप्टर की वेटेज है बहुत ज़्यादा, अच्छे से करिएगा। एंड ये जो एक्ट है ये अभी फाउंडेशन लेवल पे हम लोगों को पहला एक्ट यही पढ़ाया जाता है, बट मैंने कुछ दूसरे एक्ट पढ़ाए थे और ये एक्ट आपका सभी लॉ का बेस होएगा एंड ये आपको फाउंडेशन में भी हेल्प करेगा, इंटरमीडिएट, एग्जीक्यूटिव लेवल एंड फाइनल्स में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो अच्छे से करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब सर कहानी सुनो पहले ध्यान से। सर ये जो एक्ट है ईयर 1872 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये एक्ट कब पास हुआ होएगा? 1872 में। एंड आप सबको पता है कि भारत आजाद कब हुआ? 1947 में। और अगर 1872 में ये एक्ट को पास कराया गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक्ट इंडियन लॉ में नहीं लिखा गया था, ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था। तो ये ब्रिटिशर्स का एक्ट है, इंग्लिश लॉ है। ठीक है, ये एक इंग्लिश लॉ है। भारत के आज़ाद होने के बाद हम लोगों ने ये एक्ट को हमारे वहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर लिया और हम लोग हमारे जो कमर्शियल मैटर्स हैं, जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है, वो एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एक्ट आया था 1 सितंबर 1872 को। तो 1 सितंबर 1872 को ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया था। एंड इस एक्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये एक्ट एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया पे। देखो, मैंने आप लोगों से कहा था कि जब भी हम किसी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है कि वो एक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या है। कि तुम लोगों के पास एक ही पेन है क्या? मैं देख रही हूँ वो एक पेन से वो भी लिख रहा है, वो एक पेन से वो भी लिख रहा है। हाँ, नालायक। तो ये एक्ट एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया पे। इतनी कहानी समझ में आती है? अच्छा, आप सब सुनेंगे ध्यान से। जब ये एक्ट इंट्रोड्यूस होता है तो ये एक्ट में होते हैं कितने सेक्शंस? कोई बताएगा क्या? किसी को पता है कि ये एक्ट जब एप्लीकेबिलिटी में आया था तो ये एक्ट में कितने सेक्शन थे? देखो, ये एक्ट जब एप्लीकेबिलिटी में आया था तो ये एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शन जो थे वो सेक्शन 1 टू सेक्शन 238 तक के थे। यानी कि मैम हमें 238 सेक्शन टोटल पढ़ने। यस ऑफ कोर्स, आपको टोटल 238 सेक्शन पढ़ने। बाप रे बाप, हम तो इतने नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे हैं और हमें इतने सारे सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, आपको इतने सारे सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब से सुनिए ध्यान से। जब हम इस एक्ट को पढ़ेंगे तो ये एक्ट में, ये एक्ट को हम दो पार्ट्स में तोड़ेंगे। फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं बेसिक पार्ट, एंड बेसिक पार्ट में हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 1 टू 75।
एंड फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे स्पेशल पार्ट, एंड स्पेशल पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 124 टू सेक्शन 238। मैम बीच के सेक्शन कहाँ चले गए? बीच के सेक्शन जो है ना, सेक्शन 76 टू सेक्शन 123, इनसे एक और एक्ट बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो ये जो एक्ट है ये यहाँ से बनता है, यानी कि जब हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे सेक्शन 76 से लेके 123 तक के सेक्शंस को पढ़ते हैं, ठीक है ना यार। तो इसका मतलब फिलहाल तो हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे यार, तो ऐसी की तैसी में जाए। हम बात किसकी कर रहे हैं? अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की। तो एक पार्ट पढ़ेंगे बेसिक और दूसरा पढ़ेंगे स्पेशल पार्ट। बेसिक पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग बेसिक पार्ट में पढ़ने वाले हैं 3 बातें। कौन सी 3 बातें मैम? हम पढ़ेंगे हाउ टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, हम कॉन्ट्रैक्ट को कैसे बनाते हैं। फिर सीखेंगे हम लोग हाउ टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, हम कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म करेंगे। फिर हम सीखेंगे हाउ टू डिस्चार्ज, हम एक कॉन्ट्रैक्ट से कैसे डिस्चार्ज होंगे। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हाउ टू फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, फिर पढ़ेंगे हाउ टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, एंड फिर पढ़ेंगे हम लोग हाउ टू डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे 3 बातें पढ़ने वाले। हम कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करना सीखेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना सीखेंगे, एंड फिर हम देखेंगे कैसे कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकते हैं, कौन कौन से मोड से कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज होने के, ठीक है। एंड जो स्पेशल पार्ट है हमारा, उसमें हम लोग उसमें हम लोग सीखेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो कुछ स्पेशल तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बेलमेंट क्या होता है, प्लेज क्या होता है, और एजेंसी क्या होता है। तो बेसिकली हमारे पास ना यहाँ पे 4 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, है ना। यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में पढ़ेंगे, बेलमेंट एंड प्लेज के बारे में पढ़ेंगे, एंड फिर हम लोग एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। 5 चीज़ें यहाँ पे हमारे पास कवर हो रही है, ठीक है ना यार। तो यहाँ पे हम ये 5 टॉपिक को पढ़ेंगे एंड ये एक्ट यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को इतनी कहानी क्लियर होती है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें क्या पढ़ना, आपका स्कोप क्या है, आपका दायरा क्या है। तो दायरा ये है कि हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को 2 पार्ट्स में तोड़ा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक पार्ट को, एंड सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांस पार्ट को। एंड बेसिक पार्ट में सेक्शन 1 to 75 सेक्शंस को हम लोग कवर करेंगे, एंड 1 to 75 सेक्शंस को भी हमने 3 पार्ट में तोड़ा। फर्स्ट पार्ट में हाउ टू फॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड हाउ टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, एंड लास्टली डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। एंड फिर हम मूव करेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में, एंड स्पेशल में हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 बातों के बारे में। कौन कौन से? बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी एंड एजेंसी, एंड दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है ना यार। और यहाँ से आपकी पॉकेट में, आपकी झोली में जाएंगे 40 नंबर। बहुत मैटर करता है, समझता है बात को। चलो तो स्टार्ट करेंगे यार पहले पार्ट से, ठीक है मैम। तो क्या हम लोग बेसिक पार्ट स्टार्ट करें? हाँ जी बच्चा, हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे बेसिक पार्ट, ठीक है। एंड बेसिक पार्ट में सबसे पहले क्या सिखाओगे? सबसे पहले सिखाऊंगी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक्ट का मतलब आप सबको पता है कि कानून से होता है यार, है ना। कोई भी लॉ जिसको पार्लियामेंट में पास करवाया गया है वो हमारे लिए क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, ये तो सबको पता है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, है ना, एक्ट। तो हम ये एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कानून को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि आखिर में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना, एंड देन फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। तो आज की क्लास शायद कॉन्ट्रैक्ट को सीखने में ही चली जाएगी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, है ना। कॉन्ट्रैक्ट, आखिर में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो यार मैंने क्या बनाया है कॉन्ट्रैक्ट को, मैंने एक फॉर्मूला बनाया जिसमें मैंने लिखा कि एक कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं ऑफर। ऑफर कह लो या प्रपोजल कह लो। तो एक ऑफर नाम की कोई चीज़ होती है, और इसके साथ हम लोग मिक्स कर देते हैं किसको? एक्सेप्टेंस को। और ये फिर क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। और फिर हम इसके साथ एक चीज़ और ऐड करते हैं, और फिर ये क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ये एक फॉर्मूला है जिसमें
हम लोग एक ऑफर होता है, एक एक्सेप्टेंस होता है, एंड इन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को आपस में मिक्स करते हैं, फिर ये एग्रीमेंट का रूप लेता है, एंड एग्रीमेंट के साथ जब इन्फोर्सिबिलिटी आती है तो फाइनली ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो अब हम लोग ना थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी समझेंगे। अभी ना ये कोई हम लोग ना आपकी मैथ से आपकी बुक से कुछ भी नहीं कर रहे, अभी सिर्फ ना आपको 2 क्लासेस तो मैं बेस ही बनाऊंगी यार, है ना, क्योंकि एक्ट बड़ा है, 238 सेक्शन मैटर करते हैं यार, है ना, उनको पढ़ना, उनको रिटेन करना। अच्छा, फिर इसमें बहुत सारी नई नई टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगी, एंड वो टर्मिनोलॉजी से आपका फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग ना अभी 1 या 1.5 क्लास 2 क्लास हम लोग बेस बनाने वाले, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं ऑफर क्या होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए जो पहला स्टेप है वो ऑफर चाहिए, एंड दूसरा स्टेप है एक्सेप्टेंस चाहिए। तो पहले ऑफर क्या है, तो ऑफर एंड प्रपोजल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं ना। अब अगर ऑफर और प्रपोजल एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं तो मुझे लगता है तुम लोगों को पता होंगे ऑफर या प्रपोजल क्या होते हैं। क्यों, कॉलेज में तो बहुत प्रपोजल मिले होंगे। क्यों रचित, ऐसा है क्या, कभी किसी ने प्रपोज किया? नहीं, तू बहुत स्मार्ट है, तेरे को लगता है कि तू इतना, लेकिन तू मेरी आंखों से देख, तू बहुत स्मार्ट है ना। तो लेकिन अभी तक कोई प्रपोजल वगैरह नहीं मिले। तूने किसी को किया? किसको? है, वी आर बेस्ट फ्रेंड ना, हम लोग समझ सकते हैं ना। ध्रुव बेटा, ऐसा कुछ है क्या, किसी को प्रपोज किया? किसी ने तुमको प्रपोज किया? जान दे तुम्हारी लाइफ। किससे पूछ, लड़कियों से नहीं पूछूंगी, नाराज हो जाएंगे यार, है ना। यू फैज, कभी किसी को प्रपोज किया? कभी कोई प्रपोजल मिला? मिला? भाई रे भाई, किसने दिया था? हाँ, क्लास 8th में? अरे क्लास 8th में तो बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्या बात कर रहे हो, क्लास 4th में प्रपोजल? किसने किसने? हाँ यार, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। हमारे ज़माने में तो ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा सा प्रपोजल कुछ होता था। तुम लोगों की क्लास में तो क्लास 4th में ही प्रपोजल मिल जाते, क्लास 6। भाई रे भाई, दुनिया बहुत आगे जा रही है यार, इसका मतलब हम बहुत पीछे थे यार, है ना। ओके, तो यार ठीक है, प्रपोजल, जैसे ही मैंने प्रपोजल का नाम लिया सबके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है यार, है ना, कि भाई रे भाई क्या है ये प्रपोजल। क्यों राज, राजपूत नहीं, ये राजपूत। हाँ मोहन, मोहन मुस्कुरा रहे हो तुम, मुस्कुराहट के पीछे कोई है, कोई राज? आओ देखो जरा ध्यान से, देखो। अब सबसे पहले मैं अगर बात करूं आप लोगों से कि प्रपोजल है क्या, तो प्रपोजल सुन के मुस्कुराए तो सब लोग। अब पहले समझो कि प्रपोजल है क्या। देखो, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की विलिंगनेस को ऑप्ट करने के लिए कोई स्टेटमेंट फॉर्म करता है तो वो स्टेटमेंट हमारे लिए ऑफर कहलाता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरी माँ को प्रपोज किया कि माँ, एक बहुत अच्छा कैफे खुला हुआ है, कॉफी पीने चलोगी क्या? तो क्या ये भी प्रपोजल होएगा? बोलो। प्रपोजल का मतलब व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू और एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफर बोलते हैं। यानी कि जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की विलिंगनेस को ऑप्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट फॉर्म करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कहा, मिस्टर वाई, विल यू परचेज माई कार फॉर ₹2 लाख। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को एक स्टेटमेंट फॉर्म किया है एंड इस स्टेटमेंट में एक्स वाई की कंसेंट, कंसेंट का मतलब हो गया इच्छा, इस स्टेटमेंट को फॉर्म करके एक्स वाई की कंसेंट को ऑप्ट करना चाहता है। क्या ये स्टेटमेंट ऑफर है? द आंसर इज यस, ये ऑफर है। यानी कि ऑफर और प्रपोजल क्या होते हैं?
ऑफर और प्रपोजल एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इनका मतलब होता है कि एक ऐसा सेंटेंस जहाँ पे एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की विलिंगनेस को ऑप्ट करने के लिए कोई स्टेटमेंट फॉर्म कर रहा हो। आई कहानी समझ में यार? ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफर। अच्छा, एंड जो पर्सन ऑफर को फॉर्म करता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑफरर, एंड जिसको फॉर्म करता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑफरी। तो ऑफरर ने ऑफर फॉर्म किया एंड अगर ऑफरी ने इस पे एक्सेप्टेंस दे दी कि यस मिस्टर एक्स आई विल बाय योर पेन, आई विल बाय योर कार, तो ये क्या हो गई? एक्सेप्टेंस हो गई। यानी कि वाई कार को परचेज करने के लिए रेडी है, तो ये ऑफर हुआ, इस पे एक्सेप्टेंस मिल गई एंड फाइनली जैसे ही इस पे एक्सेप्टेंस फॉर्म होती है ये क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। क्लियर आप लोगों को? इसका मतलब है कि एक प्रपोजल जो तुम लोग समझते हो है ना, और एक प्रपोजल जो ये भी होते हैं, ठीक है ना यार? क्या मैम हम जो प्रपोजल समझते हैं क्या वो भी प्रपोजल है? ऑफ कोर्स। विल यू मैरी मी? नालायक, हाँ नहीं बोलते? आ जाओ। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी मिस्टर एक्स ने वाई से कहा कि विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये वाई की कंसेंट को ऑप्ट करने के लिए। तो क्या ये भी ऑफर सेंटेंस है? ये भी ऑफर सेंटेंस है ना। तो आप लोग भी सही थे, जो आप लोगों को ऑफर मिले वो भी जेन्युइन वैलिड ऑफर थे, है ना, एंड ये भी ऑफर है, ठीक है ना। बट यहाँ पे मैं वो वाले ऑफर नहीं सिखाऊंगी तुम्हारे को, वो वाले ऑफर मैं बाद में सिखाऊंगी कभी, है ना, टाइम मिलेगा तो। अभी ये वाले ऑफर को सीखते, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमर्शियल एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक कॉमर्शियल एक्ट है जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, ठीक है ना यार। तो यहाँ पे एक्स ने वाई को ऑफर किया, वाई ने इस पे अपनी एक्सेप्टेंस दी एंड ऑफर और एक्सेप्टेंस जब आपस में बने मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? एग्रीमेंट बनाएंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, क्या जो एग्रीमेंट होते हैं क्या यही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं, जो एग्रीमेंट होते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। मतलब मैम, मतलब ये कि देखो, जब भी हम किसी एग्रीमेंट को फॉर्म करते हैं तो उस एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सिबिलिटी होएगी तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, और अगर इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होएगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है ना यार। तो इसीलिए यहाँ पे एग्रीमेंट से कुछ नहीं होएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? इन्फोर्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, और जब ये इन्फोर्सिबिलिटी होएगी इसमें तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। इसका मतलब मैम, हाँ मैम आप ये कह रहे हो ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। क्या अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलते हैं और ये एग्रीमेंट को फॉर्म करते हैं तो क्या सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे? नहीं बेटा, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मैम क्या देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। अब इसको भी हमें चीज फाड़ करनी है, बट पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लूँ अभी, क्योंकि ये बहुत नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। देखिए, तो यहाँ पे एक्स ने ऑफर किया वाई को एंड वाई ने इस पे अपनी एक्सेप्टेंस दी एंड फाइनली इस एक्सेप्टेंस, जैसे ही एक्सेप्टेंस मिलती है तुरंत की तुरंत ये एग्रीमेंट का रूप ले लेता है ना। बट ऑफकोर्स अगर इस एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होएगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म करेगा। एंड इन्फोर्सिबिलिटी को सीखने के लिए अभी हम लोग आगे मूव करेंगे तो एक पढ़ेंगे सेक्शन 10। सेक्शन 10 में इन्फोर्सिबिलिटी के नियम लिखे हुए, अगर वो सारे के सारे नियम एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे तो फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वैलिड बन जाएगा, हमारी एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी आ जाएगी। बट अब यहाँ पे मुझे आप लोगों को कुछ बातें बतानी है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर एग्रीमेंट बनता है तो इन जनरल लैंग्वेज हमारे घरों में एग्रीमेंट को ही लोग कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। इन जनरल लैंग्वेज हमारे घरों में एग्रीमेंट को ही लोग कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। बट अगर हम आपको यहाँ पे बात करें टेक्निकल लैंग्वेज में तो यस ऑफ कोर्स जो एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में जमीन और आसमान का अंतर होता है। जरा बताओ मैम कि कैसे एग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं? कैसे ऐसा होता है कि आप कह रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट बहुत अलग चीज है
और आप कह रहे हो कि एग्रीमेंट बहुत अलग चीज, पता नहीं कौन है यार। चलो, तो अब यहाँ पे ना अभी हम लोग ना चीरफाड़ करने वाले हैं किस चीज की, हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि क्या सभी के सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, या एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं हो सकते, एंड ये सारी बातों को सीखेंगे यार, है ना। देखो, इन जनरल लैंग्वेज यहाँ पे सोसाइटी क्या समझती है, सोसाइटी समझती है कि जो एग्रीमेंट है वही कॉन्ट्रैक्ट है, बट ऑफ कोर्स आप जब टेक्निकली इसको पढ़ोगे तो जो एग्रीमेंट होते हैं सभी के सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, एग्रीमेंट ही आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, बट सभी के सभी एग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। जैसे मैम फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे जब हम एग्रीमेंट को फॉर्म करते हैं तो हमारे पास कुछ एग्रीमेंट फॉर्म होते हैं जो कि क्या होते हैं, सोशल नेचर के होते हैं। कुछ एग्रीमेंट होते हैं हमारे पास डोमेस्टिक नेचर के, और कुछ एग्रीमेंट होते हैं हमारे पास इलीगल। अब देखो जरा ध्यान से, या जो सोशल नेचर के एग्रीमेंट होते हैं, डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट होते हैं, इलीगल एग्रीमेंट होते हैं, ये एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म नहीं करते, और ये एग्रीमेंट जैसे ही बनते हैं ये क्या हो जाते हैं, वॉइड एब इनिशियो। ये एक पहला शब्द है, ये ऐसी टर्मिनोलॉजी जो आपने पहली बार सुनी होगी। ये क्या है, क्या हो रहा है, अब सुनेंगे सर ध्यान से। इसीलिए मैं कह रही थी आपसे कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सभी के सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, इसीलिए हम एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते। क्योंकि हम जब एग्रीमेंट्स की बात करते हैं तो कुछ सोशल एग्रीमेंट होते हैं, कुछ डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं, एंड कुछ इलीगल एग्रीमेंट होते हैं। अब एक एक करके बात करते हैं यार, ये सोशल एग्रीमेंट क्या होते हैं। सोशल एग्रीमेंट की बात करते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर एक्स है, अभी इनके बच्चे का 12th में रिजल्ट आया एंड बच्चे ने स्कोर किए 99.99% मार्क्स। है ऐसे भी है यार, ऐसे भी बच्चों के आए। अभी ना मेरे को कल बहुत दिन से बड़ा बच्चे ना बड़े दुखी दिख रहे है ना, मेरे को एक दो पेरेंट्स के भी कॉल आए, क्या कि बच्चा हमारा घर नहीं आएगा, वो कोचिंग नहीं आएगा। मैंने कहा क्यों कोचिंग नहीं आएगा, मैडम वो बहुत दुखी है। मैंने कहा क्यों दुखी है, कह रहे कि मैडम मेरे बच्चे का रिजल्ट थोड़ा सा कम आया है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो कम आया है और उसमें वो बहुत दुखी है। अरे नलायको, ये तो एकेडमिक्स के एग्जाम थे यार, इसमें क्या स्कोर किया कोई मैटर ही नहीं करता यार। अभी जिंदगी के इम्तिहान में जो अच्छा स्कोर करेगा वो मैटर करेगा। आई बात समझ में? तो ये चीज़ को अब बच्चे समझते नहीं है। अब जिनके 60% 70% आ गए उनको लग रहा है उनकी ज़िंदगी खत्म हो गई। अभी तुमको लगता है तुम्हारी ज़िंदगी खत्म हो गई यार, अभी आगे और भी एग्जाम्स है, उनको क्लियर करो यार। एक बच्ची शैली चतुर्वेदी 2nd डिवीजन पास, ग्रेजुएशन में 2nd डिवीजन पास, CA फाइनल ऑल इंडिया रैंक 1, समझता है? तो एकेडमिक के एग्जाम से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, जिंदगी में आगे बहुत इम्तिहान है और उससे फर्क पड़ता है, समझता है? तो यहाँ पे जिंदगी खत्म नहीं हो जाती तुम लोगों की कि यार जिंदगी खत्म हो गई अब तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इतना भी खुश मत हो जाना यार कि 60% उसने आगे चल के मेहनत करी थी, ठीक है ना यार। अब क्या तो हमारे 60% है और एकदम चौड़े होके चलो यार, है ना। तो ऐसा मेरी मेहनत करनी पड़ेगी एंड डेफिनेटली आप अच्छा आगे स्कोर करोगे, ठीक है। खैर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक मिस्टर एक्स है, उनके बच्चे का रिजल्ट आया और 99.99% मार्क्स आए। तो इन्होंने एक मिस्टर वाई है, इनको अपने घर पे बुलाया डिनर पे, मतलब एक पार्टी है, उस पार्टी में वाई एक फिल्म स्टार है और मिस्टर एक्स ने मतलब बहुत ग्रैंड पार्टी रखी कि यार बच्चे का रिजल्ट आया एंड बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड यहाँ पे उसने वाई एक फिल्म स्टार है, उसको भी अपने घर पे बुलाया कि सर हमारे बच्चे का रिजल्ट आया है और एक ग्रैंड पार्टी हम लोग रख रहे हैं, आपको आना है। तो वाई ने कहा श्योर 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 मैं आऊँगा। अब वाई 9 बजे की पार्टी थी,
लेकिन वाई पहुंचा ही नहीं। 10 बज गए, 11 बज गए, सारे मेहमान भी आए और चले भी गए, लेकिन वाई अभी तक नहीं पहुंचा। तो ये केस में मिस्टर एक्स को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मिस्टर एक्स ने वाई को ऑफर किया था कि मिस्टर वाई क्या आप हमारी बेटे की जो सक्सेस पार्टी क्या उसमें आएंगे। मिस्टर वाई सेड यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल आएंगे हम। तो एक ऑफर था, एक एक्सेप्टेंस था। और बाद में जब 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, लोग पार्टी में इंतजार करते करते चले गए और वाई नहीं पहुंचा, तो मिस्टर एक्स को बहुत बुरा लगा। एंड मिस्टर एक्स ने कहा अच्छा ऐसा क्या, ये इतने बड़े फिल्म स्टार है कि हमारी पार्टी में नहीं आए, इतना इंतजाम किया था, इतने पैसे खर्च किए थे कि वाई आएगा वाई आएगा, इतने दोस्तों को बुलाया था, आधे तो पार्टी अटेंड करने के लिए नहीं, सिर्फ वाई को देखने के लिए आए थे और वाई आया ही नहीं। तो ये केस में मिस्टर एक्स को गुस्सा है। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा बताओ, तुम्हें गुस्सा आएगा? ये गुस्सा आया। तो मिस्टर एक्स ने कहा कि अभी मैं वाई को क्या करूंगा, सू करूंगा। क्या मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को सू कर सकते हैं? क्योंकि रीजन ये है कि मिस्टर वाई ने अपने एग्रीमेंट को ब्रीच कर दिया। कर सकते सू? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक्स ने ऑफर किया था, ये बात बिल्कुल सच है। वाई ने इस पे एक्सेप्टेंस दी थी, ये भी बात बिल्कुल सच है। और ये आपस में मिले थे और यहाँ पे एग्रीमेंट बना था, ये बात भी बिल्कुल सच है। बट ये एग्रीमेंट में दो पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं थी। ये कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं थी। एंड जब भी हम किसी भी एग्रीमेंट को फॉर्म करते हैं और उस एग्रीमेंट में लीगल रिलेशन को बनाने की इंटेंशन ना हो, वो एग्रीमेंट लॉ में कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होते। वो बताऊंगी थोड़ी देर में, सब्र कर सब्र कर। तू तो स्मार्ट है वैसे ही, आज अभी तेरे क्वेश्चन आंसर करती है। अभी इतनी बात बताओ, समझ में आ रही है? बेटा उसको मत देखो बेटा। अच्छा उसको नहीं देख रहा, आई एम सो सॉरी। हमें लगा, क्या मैंने कहा बहुत स्मार्ट है तो फोकस भाई है ना। देख, तो एक्स ने वाई को ऑफर किया, वाई ने एक्सेप्टेंस दी और ये बन गया एग्रीमेंट। लेकिन क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेगा? नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ये एग्रीमेंट में दो पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशन को बनाने की इंटेंशन नहीं है। और जब दो पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशन को बनाने की इंटेंशन नहीं होगी तो वो एग्रीमेंट में कभी भी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं आएगी। क्लियर आप लोगों को ये बात? तो ये थे हमारे सोशल नेचर के एग्रीमेंट। इन जनरल सोसाइटी में हम रहते हैं तो जनरली हम ना प्रॉमिस कर लेते हैं किसी से। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पड़ोसन मिसेस भल्ला ने मुझसे कहा कि राखी यार बहुत दिन से हम लोग साथ में बैठे नहीं है। मैंने कहा अच्छा हाँ मैं तो बिजी रहती हूँ। तो मिसेस भल्ला ने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं, आज शाम का डिनर हमारे साथ। मैंने कहा ओके ओके ठीक है मिसेस भल्ला, श्योर, आज शाम का डिनर आपके साथ। मिसेस भल्ला ने मुझे ऑफर किया डिनर के लिए, मैंने मिसेस भल्ला को एक्सेप्टेंस दे दी। अच्छा अब क्या हुआ? अब 9 बजे या 9 बजे मेरी 8 बजे क्लास खत्म हुई, तो उसके बाद ये हुआ कि ठीक है अभी चलना है, लेकिन फिर कुछ और मीटिंग्स हो गई, कुछ और लोगों के साथ हमारे कुछ डीलिंग थी। तो मीटिंग खत्म करते 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 मुझे बज गए रात में 12:30। यानी 9 बजे का डिनर का टाइम था, बट मुझे पता ही नहीं लगा कि 9 बजे का मेरे को डिनर भी जाना है। और इतने सारे मीटिंग्स थे, एंड मीटिंग को खत्म करते करते रात में बज गए 12:30। एंड 12:30 बजे जब मीटिंग खत्म हुई तो मैंने अपना फ़ोन दिखाया, क्योंकि मेरा फ़ोन तो साइलेंट में पड़ा हुआ था। तो मैंने फ़ोन देखा तो फ़ोन पे ओ इतने सारे कॉल्स मिसेस भल्ला के। लेकिन अब रात में 12:30 बज गए, तो मैंने कहा अब इतना टाइम सही नहीं है, मैं एक काम करती हूँ कल सुबह मिसेस भल्ला को कॉल कर लूँगी एंड अपोलोजाइज कर लूँगी। ठीक है, मैं रात में गई, घर सो गई। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मिसेस भल्ला मेरे घर पुलिस लेके आ गई कि ये औरत की वजह से मैंने बहुत प्रिपरेशन करी थी, बहुत अच्छा डिनर बनवाया था और ये औरत ना आई नहीं, वो सारा का सारा नुकसान हो गया। अभी मेरे को इससे वो भरपाई चाहिए, कॉम्पनसेशन दिलवाओ मेरे को, या तो इसको जेल भेज दो। क्या ऐसा हो सकता है यार? कैसा हो सकता है? मिसेस भल्ला और मेरे बीच में ना सिर्फ और सिर्फ एक कैजुअल रिलेशन था, लीगल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं करी थी। समझता ध्यान से? तो जब भी दो पार्टीज के बीच में ऑफर और एक्सेप्टेंस हो बट उनके बीच में लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की बात ना हो,
सर वहाँ पे कभी भी वैलिड एग्रीमेंट नहीं बनेंगे, समझते हैं। और ये एग्रीमेंट कौन से एग्रीमेंट कहलाएंगे? सोशल एग्रीमेंट कहलाएंगे, समझते हैं। एंड जब भी हम सोशल एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं तो ये एग्रीमेंट क्या होते हैं लॉ में? वॉइड। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉइड? वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड का मतलब होता है नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो वॉइड जो शब्द है इसको डिक्शनरी में देखोगे तो जीरो, नल। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका मतलब है नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। एंड ab इनिशियो का मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इनिशियो वर्ड लिया गया इनिशियल से, एंड जिसका मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। क्लियर आप लोगों को ये कहानी? चलो, तो अब एक ये एग्रीमेंट हमारा हो गया। नाम मूव करते हैं, हम अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, डोमेस्टिक। ये डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट कौन से एग्रीमेंट होते हैं? कोई भी ऐसे एग्रीमेंट, जैसे इन जनरल यार, इन जनरल मैं जब छोटी बच्ची थी ना तो मुझे ना नैनो बहुत पसंद थी। टाटा नैनो नहीं आती थी एक, अब तो बंद हो गई यार। छोटी बच्ची थी यार, है ना, छोटी बच्ची थी, छोटे शहर से थी, तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब नहीं थे, छोटे मोटे थे। तो बचपन में जब नैनो देखा तो बड़ा नैनो का बड़ा शौक था, तो मेरे को अच्छी लगती थी। तो मैंने कहा पापा नैनो खरीद लो ना यार, नैनो दिला दो ना यार। तो पापा ने कहा ठीक है, एक काम करो, सीए फाउंडेशन पास करके दिखाओ तो नैनो दिला देंगे। मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या? तो फिर मैंने खूब मेहनत करी, फाउंडेशन पास किया। एंड उसके बाद मेरे फादर ने, मैंने पापा से कहा पापा आपने मुझे ऑफर किया था कि तुम अगर फाउंडेशन पास करके दिखाओगी तो फिर मैं तुम्हारे लिए नैनो परचेज कर दूंगा, एंड अब नैनो दिला दो। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, पापा ने मेरे को एक चाटा घसीट के लगाया, चुपचाप जाके आगे की पढ़ाई करो, कोई नैनो नहीं। यार पापा ने ऑफर किया था कि नहीं किया था? मैंने उसको एक्सेप्ट किया था कि नहीं किया? मैंने पूरा एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट के टर्म्स थे उनको पूरे किए। एंड अब फादर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, कोई नैनो कार्ड नहीं दिलाएंगे। मुझे तो बहुत गुस्सा आई, मैं चुपचाप पुलिस स्टेशन गई और मैंने कहा चलो पापा को गिरफ्तार कर लो। क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं पापा को कोर्ट लेके जा सकती हूँ? नहीं लेके जा सकती। क्यों लेके नहीं जा सकती? क्योंकि ये कौन सा एग्रीमेंट है? डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट है। इन जनरल बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारे प्रॉमिस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा छोटा भाई है पर्व, मैंने पर्व से क्या, अब मैं ऑफिस से गई, मैंने तो पर्व दुखी बैठा, दीदी आपके पास टाइम ही नहीं है, आप टाइम ही नहीं देते हो यार, है ना, ये कोई बात थोड़ी ना होती है, इतना बिजी हो गए हो। मैंने कहा ओके ठीक है, कल शाम को 7 बजे ना पक्का हम चलेंगे घूमने करने के लिए, ठीक है, और तेरे को ना स्टारबक्स की कॉफ़ी पिलाएगी, ठीक है, चलेगा, स्टारबक्स चलेगा। मैंने इसको ऑफर दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, बन गया एग्रीमेंट, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट डे शाम को 7 बजे मैं इसके साथ घूमने जाने वाली हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरी लास्ट क्लास ही 8 बजे खत्म हुई, एंड उसके बाद फिर मीटिंग्स एंड ऑल खत्म करते करते 10:30 बज गए। 10:30 बजे मैं घर बैठी और ये लेटर लेके बैठा हुआ है कि मैं आपको सू करूँगा। क्या ये मुझे सू कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इन जनरल हम घरों में रह के आपस में एक दूसरे से प्रॉमिस कर लेते हैं कि हाँ मैं तेरे लिए ये करूँगा, मैं तेरे लिए ये करूँगी, बट वो रिलेशन में ना, जो रिलेशन होता है उसमें लीगल रिलेशन को बनाने की इंटेंशन नहीं होती। जब भी हम किसी को ऑफर करते हैं और एक्सेप्टेंस करते हैं तो इन जनरल हमारी जो इंटेंशन है वो लीगल रिलेशन को बनाने की नहीं होती। एंड जब लीगल रिलेशन को बनाने की इंटेंशन ना हो, एक कैजुअल ऑफर और एक कैजुअल एक्सेप्टेंस हो, तो वो हमारे डोमेस्टिक नेचर के एग्रीमेंट कहलाएंगे और ये लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, और वो क्या मिसिंग है? लीगैलिटी। समझता है? यहाँ पे लीगैलिटी नहीं है, और अगर लीगैलिटी नहीं होगी तो वो कभी भी वैलिड एग्रीमेंट नहीं बनेंगे। क्लियर आप लोगों को ये बात? ओके, तो ये हुआ हमारा डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट। और नाम मूव करते इलीगल पे आते। इलीगल एग्रीमेंट क्या है? इलीगल एग्रीमेंट का मतलब हुआ प्रशस्ति, है ना। बेटा मेरे लिए एक काम करोगे, मैं तेरे को 10 लाख देगी, करेगा? पक्का। ऑफर दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, 10 लाख के लिए कुछ भी करेगी। ये औरत का चैप्टर क्लोज करना है, तूने कहा है कि तू करेगी, तो ठीक है 5 लाख अभी लो, 5 लाख काम होने के बाद करेगी मेरे लिए? कर दूंगी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो चैप्टर क्लोज करने का मतलब समझती हो? हाँ, कर दिया इसने, समझता ध्यान से। तो मैंने इसको ऑफर दिया, इसने एक्सेप्ट किया एंड इसने इसका चैप्टर क्लोज भी कर दिया। और फिर ये मेरे पास आई, मैम अपन को अपने 5 लाख एडवांस दिया था, अभी 5 लाख बोला था काम होने के बाद, ये लो इसका है ना, और लाओ 5 लाख। मैंने इसको एक कान के नीचे लगाया कि मैं अब इसको 5 लाख नहीं देने वाली। क्या वो 5 लाख के लिए मुझे सू कर सकती है?
क्यों नहीं कर सकती है? ये इलीगल है। तुम्हें पता नहीं है इलीगल है ये? मर्डर करना बुरी बात होती है, पता है ना? फिर भी तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ये एग्रीमेंट में इलीगलिटी है, और अगर किसी एग्रीमेंट में इलीगलिटी होएगी तो ये केस में ये जो एग्रीमेंट है ये लॉ में कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होएगा, ये वॉइड एब इनिशियो होएगा। बहुत मजा आ रही है, क्यों? क्या बता रहे थे? सुनाई पड़ा? मेरे कान बहुत तेज है, समझ रहा है? देखो, ये कहानी समझ में आई? तो अगर इलीगल होंगे यार, तो इलीगल में एग्रीमेंट भी वॉइड ऑफ इनिशियो होंगे। साथ ही साथ भाई तेरे को जेल हो सकती है, तेरे को पता है? पनिशमेंट हो सकती है तेरे को। यहां पे पनिशमेंट नहीं होएगी, लेकिन यहां पे पनिशमेंट हो सकती है। समझता ध्यान से? अगर इलीगलिटी पे कोई एक्टिविटी करी आपने तो। क्लियर? तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें, हम सीख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करना। मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए अपने को मांगता है ऑफर और अपने को मांगता है एक्सेप्टेंस। दो इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? दो इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? आवाज ना आई। दो इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? दो इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? एग्रीमेंट। और फिर एग्रीमेंट में क्या होएगा, क्या मिलेगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे? अबे तुमसे तेज तो हम बोल रहे हैं यार, बोल। क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? इन्फोर्सेबिलिटी मिलेगी। समझता है? तो ये क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट? क्या मैं ये कह सकती हूँ ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट? क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि मैम हमारे एग्रीमेंट कई तरीके के हो सकते हैं। कुछ होंगे सोशल, कुछ होंगे डोमेस्टिक, कुछ होंगे इलीगल। एंड सोशल, डोमेस्टिक, इलीगल एग्रीमेंट्स ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म नहीं करते। द रीजन बिहाइंड कि इनके अंदर लीगलिटी नहीं होती है। क्लियर आप लोगों को ये बात? है क्लियर? वेरी नाइस। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर हुई? पक्का पक्का बताओ। क्या मैं ये कह सकती हूं, ठीक है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट? सही कहा मैंने? क्या मैं ये कह सकती हूं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट? क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं? हाँ, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। अच्छा देखो, देखो ये स्टेप नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। कॉमन सेंस है, स्टेप नंबर 5 तक पहुंचने के लिए इन सारे स्टेप से आपको होके जाना होगा। तो अगर एग्रीमेंट बनेगा, इन्फोर्सिबिलिटी आएगी, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए इन्फोर्सिबिलिटी क्या है? मैंडेटरी है। एंड इन्फोर्सिबिलिटी किस में होनी चाहिए? एग्रीमेंट में होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कोई भी चीज जो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेगी वो श्योर एंड शॉर्ट एग्रीमेंट तो होगी होगी। तुमने 12वीं पास किया, इसका मतलब कॉमन सेंस तुमने 10वीं तो पास किया होगा ना। अब तुमने 10वीं पास किया तो क्या ये कोई जरूरी है कि तुम 12वीं भी पास करोगे? जरूरी नहीं है। यानी जिसने 12वीं पास किया, क्या मैं अज्यूम कर लूं कि तुम लोगों ने 10वीं पास किया होगा? लेकिन जिसने 10वीं पास किया, क्या मैं अज्यूम कर लूं कि 12वीं पास करेगा? नहीं करेगा। समझते हैं? मतलब हो सकता ना करे। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि ना एग्रीमेंट, देखो यहाँ पे जो एग्रीमेंट होते हैं, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। इतनी कहानी समझ में? एंड ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट क्यों, ये भी पता चला? क्योंकि जब हम एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं तो कुछ एग्रीमेंट सोशल हो सकते हैं, कुछ एग्रीमेंट डोमेस्टिक हो सकते हैं और कुछ एग्रीमेंट इलीगल हो सकते हैं। एंड सोशल, डोमेस्टिक और इलीगल एग्रीमेंट ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म नहीं करेंगे। और इनका स्टेटस क्या होएगा?
चलो, तो अभी तक कितनी बातें करी? अभी तक सिर्फ इतनी बातें करी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ये क्या बनाएगा? एग्रीमेंट के साथ क्या आएगा? फिर ये क्या बनाएगा? क्या मैं कह सकती हूँ ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट? ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। सोशल, डोमेस्टिक एंड लीगल एग्रीमेंट का स्टेटस पक्का पक्का क्लियर? आ जाओ। अब से सुनेंगे ध्यान से। अब मैं आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सिखाने जा रही हूं। तो सेक्शन 2 क्लॉज H में डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट को। देखो, मैंने आपको फिर से बता देना है कि मोस्ट ऑफ द एक्ट का सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशंस के बारे में, एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2 भी बात कर रहा है डेफिनेशन में, ठीक है ना यार। एंड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को लिखा गया है सेक्शन 2 क्लॉज H में। एंड क्या लिखा गया है? एन एग्रीमेंट which is enforceable by law is a contract। समझते ध्यान से? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इतनी कहानी समझ में आ गई? आ जाओ। तो अब हम लोग सीखेंगे कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स, है ना। तो हमने एग्रीमेंट के टाइप्स तो सीख लिए, अब हम कॉन्ट्रैक्ट के सीखेंगे। तो हम लोग नया टॉपिक बात करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मुझे एकदम सच्ची सच्ची बता दो, आप लोगों को जितना पढ़ा है उसमें 100% क्लैरिटी आ गई है? अभी क्वेश्चन पूछूंगी, चलो एक क्वेश्चन पूछ के फिर आगे बढ़ते हो, ठीक है? ओके, एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है, और अब उसके बाद मतलब जैसे एक शादी हुई, न्यूली वेड पर्सन है, तो इनकी शादी हो गई। एंड शादी के बाद ये हुआ कि ये अब इनको घर चलाने के लिए थोड़े से पैसे चाहिए। तो हस्बैंड अपनी वाइफ से कहा कि तुम घर में रहो, मैं जा रहा हूँ विदेश, वहाँ से मैं जॉब करूँगा और जॉब करके पैसे कमा के लाऊंगा जिससे हमारी ज़िंदगी अच्छी चलेगी। तो वाइफ ने कहा कि ठीक है, तो तुम एक सर्टेन सम ऑफ मनी भेजते रहना सर्वाइवल के लिए, मेंटेनेंस के लिए। हस्बैंड ने कहा कि नो प्रॉब्लम, हर महीने की हर महीने की ये तारीख को एक सर्टेन सम ऑफ मनी मैं तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया करूँगा, तुम्हारे भरण पोषण के लिए, तुम्हारे मेंटेनेंस के लिए। और ये प्रॉमिस करके हस्बैंड विदेश चला जाता है अर्निंग करने के लिए। एंड 6-7-10 महीने बीतते और हस्बैंड हर महीने की एक तारीख को एक सर्टेन सम ऑफ मनी वो अपनी वाइफ को भेज देता है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि हर महीने की इतनी तारीख को मैं आपको एक सर्टेन सम ऑफ मनी भेजूंगा। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ कि 10-11 महीने के बाद हस्बैंड जब वापस आता है तो उसको पता चलता है कि जो उसकी वाइफ है वो उसके लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है, फेथफुल नहीं है। तो उसको बहुत बुरा लगता है। ट्रायंगल ट्रायंगल। तो ये सिचुएशन में हस्बैंड को बहुत बुरा लगता है एंड हस्बैंड वापस चला जाता है। एंड अब वो अपनी वाइफ को जो पैसे, जो मेंटेनेंस मनी दे रहा था, उसने वो मेंटेनेंस मनी देने से मना कर दिया ना। जो उसकी वाइफ है वो कहती है अगर तुमने मुझे मेंटेनेंस मनी नहीं दी तो मैं तुम्हें सू करूंगी, क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम्हें मुझे मेंटेनेंस मनी देनी ही होगी, और तुमने कहा था कि मैं तुम्हें हर महीने की इतनी तारीख को मेंटेनेंस मनी दूंगा, और अगर अब तुम मुझे मेंटेनेंस मनी नहीं दोगे तो मैं तुम्हें सू करूंगी। क्या यहाँ पे वाइफ अपने हस्बैंड को सू कर सकती है? अरे क्यों नहीं कर सकती है?
कौन सा एग्रीमेंट है? डोमेस्टिक नेचर का है? सीरियसली? यस, ये एक इंग्लिश लॉ में एक केस हुआ था, रियल केस स्टडी थी, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर की, एंड इसी से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया था डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट, कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने डोमेस्टिकली किसी पर्सन से कोई एग्रीमेंट किया है और उनके बीच में लीगल रिलेशन को बनाने की इंटेंशन नहीं है, तो ये एग्रीमेंट लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। ठीक है ना? सही आंसर दिया था तुम लोगों ने। चलो अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। कौन कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ enforceability, on the basis of performance, and on the basis of, तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, इन्फोर्सबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड फॉर्मेशन। इन्फोर्सबिलिटी का मतलब, अब देखो, मतलब कि इन्फोर्सबिलिटी का मतलब है अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को हम इन्फोर्सेबल करवाते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के हो सकते हैं और कौन कौन से उनके कलर देखने को मिलेंगे हमारे को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है हमारे पास वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है हमारे पास, चौथा है हमारे पास शो ऑफ कर देना। कौन है? कौन था ये वैसे? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास इन्फोर्सेबिलिटी के बेसिस पे ये 5 है। तो सबसे पहले ना हम ये 5 कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करेंगे एक एक करके। अभी सिर्फ बेस बना रही हूँ, मैंने एक्ट स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है ना यार। अभी सिर्फ मैंने आपको मोटा मोटी ये समझाया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर मैंने आपको मोटा मोटी समझाया कि कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, एंड उन इंग्रेडिएंट्स में एक इंग्रेडिएंट आता है एग्रीमेंट, उसके बारे में बताया है, एंड फिर हमें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करूँ। ठीक है, सिर्फ बेस बना रही हूँ आप लोगों का। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी बेसिकली हमारे पास 5 कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसमें से सबसे पहला कौन सा है? वैलिड। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, अच्छा अब एक चीज और बता दूं, देखो ये बताओ यार, क्या चाय बनाना जानते हो? ध्रुव, चाय बनाना जानते हो? तुम्हें चाय बनाना नहीं आता है? झंड है तुम्हारी जिंदगी यार, तुम्हें चाय बनाना नहीं आता है? कितने साल के हो गए तुम? अपने बच्चों को क्या बना के खिलाओगे यार तुम? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात, अभी नहीं प्रपोजल आए यार। ऐसे आदमी से कौन शादी करेगा जिसको चाय बनाना भी नहीं आता है? ऐसे आदमी से तो कोई शादी नहीं करेगा यार, है ना? बेकार, बिल्कुल वाहियात। चाय बनाना आता है? चलो बताओ इंग्रेडिएंट्स बताओ कौन कौन से होंगे। चाय की पत्ती, चाय की पत्ती चाय के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट। दूसरा पानी, अच्छा ओके ठीक है। मिल्क, दूध, ठीक है। तीसरा शुगर, चौथी इंग्रेडिएंट हो गई। और जिंजर, पांचवी इंग्रेडिएंट हो गई। और दैट्स इट, बस। और सिनेमन वगैरह आपकी मर्जी तो डाल दो। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली चाय को बनाने के लिए अपने को 5, अगर एक अच्छी चाय बनानी है तो 5 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये 5 इंग्रेडिएंट्स को मिला के हम लोग क्या करेंगे? चाय को बनाएंगे।
यानी कि वो चाय को बनाने के लिए ये 5 इंग्रेडिएंट क्या है, एसेंशियल है। अगर ये 5 इंग्रेडिएंट्स में से कुछ भी नहीं होएगा तो चाय अच्छी नहीं बनेगी, यानी कि चाय में कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मिल्क डालने से चाय खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा वाटर से भी हो जाती है। चाय की पत्ती कम होएगी तब भी दिक्कत हो जाएगी, शुगर कम होएगी तब भी दिक्कत हो जाएगी, जिंजर कम होएगी तब भी दिक्कत हो जाएगी। यानी कि ये 5 इंग्रेडिएंट्स अच्छी चाय को बनाने के लिए चाहिए, एंड ये मैंडेटरी इंग्रेडिएंट्स है ना, मैंडेटरी है ना। अच्छा, तो जैसे चाय को बनाने के लिए ये 5 इंग्रेडिएंट्स मैंडेटरी इंग्रेडिएंट्स हैं, वैसे किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए सेक्शन 10 में कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। अगर वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ इसमें प्रेजेंट होंगे तभी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। मैंने कहा इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, तो चाय को बनाने के लिए जैसे ये 5 इंग्रेडिएंट्स इसेंशियल है, ठीक वैसे ही अब मैं आपको कुछ इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बताने जा रही हूँ। और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ प्रेजेंट होंगे तब तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा, और अगर कोई भी इंग्रेडिएंट मिस हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। आई बात समझ में? तो इसेंशियल, मैं बहुत सारे आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना सिखाऊंगी, तो हर कॉन्ट्रैक्ट में मैं एक वर्ड यूज करूंगी इसेंशियल एलिमेंट्स या इसेंशियल इंग्रेडिएंट। तो आप इसेंशियल एलिमेंट या इसेंशियल इंग्रेडिएंट का मतलब समझ जाओगे जब मैं कहूंगी। तो देखो, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करेंगे, तो किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए अपने को इंग्रेडिएंट में सबसे पहला इंग्रेडिएंट मांगता है ऑफर, है ना भाई। कॉन्ट्रैक्ट, हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना सीख रहे हैं ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना, एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए यस ऑफ कोर्स अपने को ऑफर चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऑफर नहीं होएगा, एक्सेप्टेंस नहीं होएगा तो एग्रीमेंट नहीं बनेगा, और अगर एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। तो क्या चाहिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट? बहुत बुरी बात है यार, ये चिंतनीय। ऑफर चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, और फिर वो एग्रीमेंट भी चाहिए। और अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करना है तो मुझे वैलिड एग्रीमेंट चाहिए, मेरे लाल मेरे पूत। समझता है? क्योंकि अगर एग्रीमेंट हमारे हुए DSI तो ये कभी भी वैलिड एग्रीमेंट को फॉर्म नहीं करेंगे। समझता है DSI क्या है? क्या है DSI? समझता है? क्लियर? तो कभी भी किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए सबसे पहला इसेंशियल इंग्रेडिएंट है एक वैलिड एग्रीमेंट चाहिए, और अगर वैलिड एग्रीमेंट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होएगा। यानी जो हमारे एग्रीमेंट है वो डोमेस्टिक नहीं होने चाहिए और सोशल नहीं होने चाहिए। कोई डाउट? तो यहां पे देखो, सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या लिखा कि देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। देखो, लॉ में किसी भी लाइन में अगर शुड मस्ट यूज करते हैं यानी ये मैंडेटरली चाहिए ही चाहिए, तो देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, एंड एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सेबिलिटी। एन एग्रीमेंट शुड क्रिएट लीगल रिलेशन। ये तो मैंने पहले ही पॉइंट में समझा दिया था। एग्रीमेंट शुड क्रिएट लीगल रिलेशन, यानी कि कौन से एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए? कौन से नहीं? सोशल नहीं होने चाहिए, डोमेस्टिक नहीं होने चाहिए। ये देखो यार, वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का केस सुनाया था, जो जल्दी से पढ़ो, देखो कि क्या तुमने कर लिया। सेम टू सेम। तो यहाँ पे ये वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर, ये केस लॉ था। बातों बातों में मैंने आपको केस लॉ बताया है ना। देखो, मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं। देखो, मैं स्पेसिफिकली आपको ये नहीं करूंगी, मैं जितने आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, मेरे वो सारे एग्जाम्पल्स को बस ध्यान में रखना। आपकी बुक में जितनी भी केस स्टडी है वो सारी केस स्टडी मैं ऑटोमेटिकली एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लूंगी क्लास में।
समझ रहे हो? और जितने आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, चाहे वो आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके आरटीपी के हो, चाहे वो एमटीपी के हो, अगर आपके आरटीपी एमटीपी या एग्जामिनेशन क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आया है, मैं जैसे ही वो टॉपिक पे पहुंचूंगी और वो टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और उस पर कोई भी केस स्टडी पूछी गई है, मैं सबको एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लूंगी। समझते हैं? तो ये नहीं है कि आप बाद में पूरा एक्ट पढ़ने के बाद लो केस स्टडी डिस्कस करो। तो आप जैसे बहुत सारे बच्चों का होता है कि केस स्टडी जो बुक में है वो कैसे करेंगे, उसको अलग से करेंगे। यार अलग से करोगे तो मजा आएगी भाई, जिस कॉन्सेप्ट पे वो बेस्ड है उसको वही करो ना। तो जितने भी आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, एनटीपी है, आरटीपी है, मॉक टेस्ट है, वो सारे मेरे एग्जाम्पल में होंगे, बट एग्जाम्पल ढंग से सुनना। एंड जितना भी आपका केस स्टडी यहाँ पे रियल केस स्टडी है, जुडिशियल डिसीजन है, वो भी मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लूंगी। समझता ध्यान से? तो उसको अच्छे से समझना, क्योंकि एक एक एग्जाम्पल, एक एक केस स्टडी हो सकता है और ये 5 से 8 नंबर में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मेरा एक एग्जाम्पल ना सुनना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या है? एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट शुड क्रिएट लीगल रिलेशन। क्लियर आप लोगों को ये बात? अच्छा, अगला इंग्रेडिएंट क्या है? कॉन्सर्स एड आइडम। देखो, जब भी हम किसी एग्रीमेंट को फॉर्म करते हैं तो वो एग्रीमेंट को फॉर्म करने के लिए अपने को कितना पार्टी मांगता है? 2 पार्टी मांगता है। और जब ये 2 पार्टी आपस में एक दूसरे को, एक पार्टी ऑफर दे रहा होगा, है ना, और दूसरा पार्टी क्या दे रहा होगा? एक्सेप्टेंस दे रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, बेटा हमें ये पेन दो जरा, लाओ। ओके, वाह, मेरे पास तो कितने पेन है? 2 पेन, 2 पेन, 2 पेन, है ना? ठीक है, क्या नाम बेटा? पलक। पलक, will you purchase my pen for rupees 10,000? Will you purchase my pen for rupees 10,000? बोलो यस। मैंने पलक को ऑफर किया एंड पलक ने एक्सेप्टेंस ले ली। ओके ठीक है पलक, ये लो, ये मेरा 10,000 का पेन है, मैंने तुम्हें 10,000 में ऑफर किया था, तुमने कहा कि यस मैं इसको परचेज करूंगी, लाओ 10,000 रुपीज दो, लो 10,000 भी दो। सुनो मैम, ये तुरंत कह रही है, अरे नहीं नहीं नहीं, ये पेन लेने के लिए मैं 10,000 का नहीं सोच रही थी, मैं तो आपके इस पेन को लेके सोच रही थी, क्योंकि मैंने आपकी जेब में 2 पेन देखे थे, एक तो ये पेन देखा था और एक वो पेन देखा था। तो आपने जब मुझे प्रपोज किया कि विल यू परचेज माई पेन, तो मैंने अपने दिमाग में सोचा कि ये वाला पेन बेचोगी, लेकिन मैंने तो अपने दिमाग में वही पेन सोचा था। सर यहाँ पे पता क्या मिसिंग है? कॉन्सर्स एड आइडम, मीटिंग्स ऑफ माइंड मिसिंग है। मैं कुछ और सोच के कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूं, तुम कुछ और सोच के कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, क्या मिसिंग है? मीटिंग ऑफ माइंड। वो दुल्हनिया ले जाएंगे, देखा क्या? देखा है तुम लोगों ने? अबे तुम्हारी बात ही नहीं कर रहे यार हम, तुम यार क्या बताए यार, तुम बेटा सबने देखा दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे? अच्छा दिल वाले अब दिखाएंगे नहीं, अगर नहीं बोल रहे तो ये मत सोचना, देखी है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हाँ अब देखो, उसमें मंदिरा बेदी भी है। क्यों मंदिरा बेदी? वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाए में जो काजोल है, वो शाहरुख खान और काजोल का है ना हिसाब किताब अपना सेट है, बट वो जब शाहरुख खान जब काजोल के घर जाता है तो वहाँ पे एक लड़की होती है, मतलब हीरोइन होती है मंदिरा बेदी, उसका नाम क्या मुझे नहीं पता, लेकिन वो होती है। अच्छा जब भी शाहरुख खान से वो बात करती है तो उसको लगता है कि शाहरुख खान मुझे पसंद करता है और वो शाहरुख खान को पसंद करती है ना? तो शाहरुख खान भी कभी कभी उसके लिए कोई फ्रूट्स ले आता है, कोई फूल दे देता है ना, उसको क्लोथ सेलेक्ट करने में मदद करता है। तो वो क्या समझती है कि चांस है ना? लेकिन क्या एक्चुअल में चांस होता है? इसका मतलब है मंदिरा बेदी साहब किस पे? कॉन्सर्स आइडम पे, मीटिंग्स ऑफ माइंड नहीं है। समझता ध्यान से? तो मीटिंग्स ऑफ माइंड का मतलब होता है कि मान लो मैं जो सोच रही हूँ वही सोच के तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, लेकिन मैं कुछ और सोच के तुम्हें ऑफर कर रही हूँ, तुम और कुछ सोच के हमें एक्सेप्टेंस दे रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। जैसे मेरे पास 2 कार है, एक छोटी कार एक बड़ी कार। मेरे पास जो एक छोटी कार है मैं वो सोच रही हूँ कि मैं ऑफर कर रही हूँ मान लो फॉर एग्जाम्पल गरिमा को
कि गरिमा क्या तो मेरी कार परचेज करोगी 5 लाख में। अब मेरे दिमाग में क्या है, मैं अपनी छोटी कार को ऑफर दे रही हूँ। गरिमा सोच रही हो मैम की बड़ी कार, एंड बड़ी कार 5 लाख रुपए में दे रही है, यार परचेज कर लेते। गरिमा के दिमाग में क्या चल रहा है और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? इसको किस फॉर्म में बोलते हैं हम लोग? कॉन्सेप्ट एंड आइटम, मीटिंग्स ऑफ माइंड। क्लियर आप लोगों को ये बात? तो यहाँ पे जब भी आप किसी पार्टी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा होना चाहिए कॉन्सेप्ट एंड आइटम, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होएगा। सेम एग्जांपल देखो, अरुण हैज 2 बाइक्स, हीरो होंडा एंड बजाज पल्सर। ही ऑफर टू सेल हिज पल्सर कार बट विदाउट मेंशनिंग कि हम कौन सी कार बेचेंगे। बल्लू थिंकिंग दैट अरुण प्रपोजेस टू सेल हिज हीरो होंडा, मतलब वो कौन सी? अब यहाँ पे देखो, अरुण के पास 2 कार है ना, हीरो होंडा और बजाज पल्सर। अब इसने कौन सी कार बेचने का सोच रहा है? पल्सर। और इसने क्या ऑफर किया, मतलब ये अपने दिमाग में सोच रहा है मैं पल्सर बेचूंगा। बल्लू सोच रहा है मैं तो हीरो होंडा परचेज करूंगा। तो 2 पार्टी किस पे? मिस्टेक पे हो गए ना। एंड यहाँ पे कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनने वाला है। समझ में आती थी बात? तो कॉन्सेप्ट एंड आइटम को होना बहुत जरूरी है, और अगर कॉन्सेप्ट एंड आइटम नहीं हुआ तो यहाँ पे कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। तुम स्क्रॉल कर रही हो? सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूं मैं यहाँ पे, तब से देख रही हूँ यार, तुम क्या कर रही हो? अभी अगर फेस टू फेस क्लासेस ना हो, तुम लोग ऑनलाइन में तो कुछ पढ़ोगे नहीं, क्यों नहीं पढ़ोगे ना? ऑनलाइन में कौन पढ़ता है? तो पहला इसेंशियल एलिमेंट क्या है? एग्रीमेंट। एंड उसमें दूसरा पॉइंट क्या है? एग्रीमेंट शुड क्रिएट लीगल रिलेशन। एंड तीसरा क्या है? कॉन्सिडर आइटम, यानी कि मीटिंग्स ऑफ माइंड। क्लियर हुई ये बात? अगला इंग्रेडिएंट बात करते हैं, फ्री कंसेंट। जब भी हम किसी पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनमें और हमें क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। मैम ये फ्री कंसेंट क्या होती है? देखो, अगर एक्स वाई से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो एक्स की भी इच्छा स्वतंत्र होनी चाहिए एंड वाई की भी इच्छा स्वतंत्र होनी चाहिए। इसलिए जब भी हम कोई भी कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा हम उसमें मेंशन करते हैं कि यहाँ पे दोनों ही पार्टीज की क्या है? कंसेंट फ्री है। समझता ध्यान से? देखो मैम, फ्री कंसेंट क्या होता है? इफ कंसेंट नॉट कॉज्ड बाई, यानी कि अगर हमारी कंसेंट कोर्जन के थ्रू, अंडू इन्फ्लुएंस के थ्रू, मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, फ्रॉड के थ्रू, और यहाँ पे एक टॉपिक और होता है, बच्चे कह रहे हैं लिख दो लिख दो लिख दो, पीछे से में ना रहे यार, मिस्टेक के थ्रू लिया गया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा हमारा? वैलिड हो जाएगा। एंड इफ कंसेंट कॉज्ड बाई, इफ कंसेंट नॉट लिखा है बुद्धू नॉट लिखा है, इफ कंसेंट कॉज्ड बाई, अगर हमारी कंसेंट ली गई इन एलिमेंट्स के थ्रू तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वर्डेबल। पहली बार पढ़ रहा है, कोई बात नहीं। तो कंसेंट क्या बनेगी हमारी? वर्ड। कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वर्डेबल। यानी मैम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा ना रे बाबा, क्या बनेगा? वर्डेबल बनेगा। समझते हैं? एंड देखो, तो कानून कहता है जब भी हम किसी व्यक्ति विशेष से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करें तो उस पर कंसेंट फ्री हो। कंसेंट कोर्जन के थ्रू नहीं होनी चाहिए। कोर्जन का मतलब होता है कि जब किसी पर्सन को डरा के, धमका के उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर्जन। हैरेस करके, ठीक है ना यार? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, इसलिए किसी का एग्जाम्पल लिया था ना,
छोड़ो जाने दो। देखो कोर्जन का मतलब होता है जब किसी पर्सन को डरा के और धमका के हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, पर यार बाइक से आते हो तुम, तुम्हारी बाइक बड़ी अच्छी लग रही थी यार। हाँ हीरो होंडा से आते हो ना, पल्सर से, एक्टिवा से आते हो, तो बता क्यों नहीं रहे हो? मैं छीन लूंगी क्या? हाँ स्कूटी तो भाई स्कूटी से आता है कि कौन से कलर की स्कूटी है? ब्लैक। वाह यार, ब्लैक तो मेरा फेवरेट कलर है यार। तो ये ब्लैक कलर की स्कूटी है ये, और मैंने एक दिन ऊपर से देखा, अपने ऑफिस से देख रही थी इसकी ब्लैक कलर की स्कूटी, वाह कितनी सुंदर लग रही है। कितने में परचेज करी होगी? 1 लाख से कम की क्या होगी यार? तो 1 लाख रुपीज की स्कूटी है, ज्यादा की है क्या? 1 लाख अब हो गई होगी 1 लाख की, अब इस समय है महंगी हो गई। तो 1 लाख रुपीज की स्कूटी आई इसकी। मैं तुम्हें मार देगी एनसीसी यार, तुम क्यों मजाक उड़ाता है यार? 1 लाख रुपीज का स्कूटी। मैंने इसको बुलाया अपने ऑफिस में, मैंने कहा पर यार तुम्हारी स्कूटी मुझे भा गई, तुम्हारी स्कूटी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, एक काम करो आप अपनी स्कूटी मुझे बेच दो। मैम वैसे तो वो सेलेबल नहीं थी। मैंने कहा ये लो 10,000 का चेक और स्कूटी की चाबी लाओ। नहीं नहीं मैम, मैं 10,000 की स्कूटी कैसे बेच सकता हूँ? मैं 10,000 की स्कूटी नहीं बेच सकता हूँ, और ये 1 लाख रुपए की स्कूटी है, मैं 10 में नहीं दे सकता हूँ। निकाला, हम हमेशा बेटा रखते हैं लेकिन हम तुम लोग दिखाते नहीं है बेटा, है ना, दिखाना नहीं चाहिए। तो मेरे पास लाइसेंस वाली मैंने लगाई इसके सर पे, मैंने कहा बताओ क्या कहते हो? मैम ले लीजिए चाबी। इसने चाबी दे दी और 10,000 रुपए में वो एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये 1 लाख रुपए की स्कूटी थी, ये पर्व है। देखो क्या पर्व तुम्हें बुद्धू लग रहा है? क्या ये बुद्धू लड़का लग रहा है? नहीं ना। इसने 1 लाख रुपए की स्कूटी मुझे 10,000 रुपीज में दे दी। अब देखो मैंने इसको, भाई ऐसा नहीं कि मैंने इसको पैसे नहीं दिए, पैसे दिए, 10,000 रुपीज दिए, एंड बाकायदा इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं अपनी स्कूटी 10,000 रुपए में राखी मैम को बेच रहा हूं। तो अभी ये एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब हर्ष ये देखो, ये बेवकूफ तो है नहीं कि बेवकूफ है? इसके चेहरे से क्या लग रहा है कि ये बुद्धू है? बुद्धू नहीं है। लेकिन इसने 1 लाख रुपीज की स्कूटी मुझे 10,000 रुपीज में क्यों दे दी? डर की वजह से दे दी ना। यानी कि क्या मैंने इसके साथ हैरेसमेंट किया? क्या इसके साथ कुछ गलत हुआ है? अबे क्या कर दी बताओ यार, गन पॉइंट पे लिया है। इसकी कंसेंट गन पॉइंट पे ली गई है, समझता ध्यान से। तो ये केस में यहां पे इसके साथ क्या हो गया? कोर्जन। अच्छा अब मैंने इसको 10,000 दिए, इसने मुझे स्कूटी दे दी है, समझता है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वर्डेबल। समझता ध्यान से। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? वर्डेबल बनेगा। आप सुनो ध्यान से। तो ये तो हुआ कोर्जन, डरा के धमका के जब किसी पर्सन से हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको कोर्जन बोलते हैं। दूसरा आता है अंडू इन्फ्लुएंस। अंडू इन्फ्लुएंस क्या होता है? अंडू मतलब अनफेयर एडवांटेजेस लेना, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करके। अच्छा अब प्रभावित हम वही करेंगे जहां पे हम प्रभावित करने की पोजीशन पे होंगे ना। भाई किसी पर्सन को हम इन्फ्लुएंस कब करेंगे? यानी कि किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस करके जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपने आप को बेनिफिट पहुंचाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडू इन्फ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंस तो हम वही कर पाएंगे जहां पे हम इन्फ्लुएंसिंग पोजीशन पे होंगे। यानी कि अंडू इन्फ्लुएंस जहां पे एक पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन पे हो, एक पर्सन सुपीरियर पोजीशन पे हो और दूसरा पर्सन इंफीरियर पोजीशन पे हो। तो सुपीरियर पोजीशन पे होने वाला पर्सन अपनी सुपीरियर पोजीशन का फायदा उठा के अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है
और अपने आप को बेनिफिट पहुंचाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडू इन्फ्लुएंस। एंड बहुत सारी जगहों पे हमारे जिंदगी में, हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जहाँ पे एक पार्टी सुपीरियर पोजीशन पे और एक पार्टी इंफीरियर पोजीशन पे होती है। ना यकीन आए तो आज जाके पिताजी से पूछना कि पिताजी आपकी जिंदगी में क्या कोई सुपीरियर पोजीशन पे है, क्या आप इंफीरियर पोजीशन पे हो, क्या आप किसी पर्सन थर थर कांपते हो, तो बताएंगे वो। समझते ध्यान से। तो जैसे वैसे हम लोगों की सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि कुछ पार्टीज सुपीरियर पे होते हैं एंड कहीं कहीं हम इंफीरियर पे होते हैं। जैसे क्या तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम्हारा रिश्ता सुपीरियर और इंफीरियर का है? क्या तुम अपने पेरेंट्स को सुपीरियर मानते हो? अब अगर तुम्हारे पेरेंट्स अपनी सुपीरियर पोजीशन का फायदा उठा के कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तुमसे करवाते हैं जहाँ पे वो अपने आप को इनरिच कर रहे हैं, अपने आप को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे अंडू इन्फ्लुएंस। बट फिलहाल हम ये एग्जांपल नहीं लेते, हम कुछ और लेते हैं ना। आओ एग्जांपल लेते, बढ़िया था कोई। हाँ कौन सा? शादी वाला एग्जांपल ले ले। वो नहीं लेंगे, बच्चे बुरा मान जाएंगे। हाँ आ जाओ, आओ तुम्हें ना एकदम ट्रू स्टोरी सुनाते हैं। अरे मेरा अच्छा बच्चा, मेरा लाल, मेरा पूत, आओ तुम्हें ना एक बढ़िया सी स्टोरी सुनाते हैं, रियल स्टोरी, जहां पे एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को अंडर इन्फ्लुएंस किया, फायदा उठाया और अपने आप को बेनिफिट पहुंचाया। देखो जैसे पेरेंट एंड चाइल्ड के बीच में अंडर इन्फ्लुएंस होता है जहां पे पेरेंट सुपीरियर पोजीशन पे होते हैं, डॉक्टर एंड पेशेंट जहाँ पे डॉक्टर सुपीरियर पोजीशन पे होता है, लॉयर एंड क्लाइंट जहाँ पे लॉयर सुपीरियर पोजीशन पे होता है, गुरु और शिष्य जहाँ पे गुरु सुपीरियर पोजीशन पे होता है। और तुम्हें अंडर इन्फ्लुएंस का एग्जांपल देते हैं कि आप लोगों को पता है कि एक बहुत व्यक्ति विशेष, बहुत जानकार व्यक्ति हुआ करते थे हमारे वहाँ पे, जिनका नाम था द्रोणाचार्य। जानते हो तुम लोग? द्रोणाचार्य एंड एकलव्य की स्टोरी तो बहुत बहुत मशहूर है। अब एकलव्य एक पर्सन था और द्रोणाचार्य जो थे वो अर्जुन के गुरु थे एंड अर्जुन पांडव। तो द्रोणाचार्य अर्जुन को धनु विद्या सिखा रहे थे एंड द्रोणाचार्य ने अर्जुन को जब सिखाना स्टार्ट किया तो अर्जुन में कुछ ऐसी बातें दिखी जिससे द्रोणाचार्य बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने ये सोच लिया, देखो एक गुरु क्या करता है अपने शिष्य के लिए। एंड द्रोणाचार्य ने मन ही मन सोच लिया था कि मैं अर्जुन को इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बनाऊंगा, यानी कि धनुष चलाने वाला व्यक्ति, और मैं इसमें अर्जुन को बेस्ट बनाऊंगा और पूरी दुनिया में अर्जुन का नाम होएगा। अब उनके गुरु ने मन ही मन ये संकल्प कर लिया था। अब जब गुरु ने संकल्प कर लिया तो गुरु को तो ये करना ही था एंड वो अर्जुन को सिखाने में लग गए। एंड उधर एकलव्य द्रोणाचार्य के पास गया तो द्रोणाचार्य ने मना कर दिया कि हम तुम्हें धनुविद्या नहीं सिखा सकते, लेकिन एकलव्य ने कहा कि मुझे सीखना तो अपने गुरु से ही है। तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के धनुविद्या का प्रयास करना स्टार्ट कर दिया एंड बार बार प्रयास करने से, बार बार चीजें करने से हम उन चीजों में एक्सपर्ट हो जाते हैं। एंड जब मूर्ति बना के अपने गुरु को उन्होंने मन ही मन गुरु मान लिया और प्रयास करने लगा एंड एकलव्य ने खुद से ही बहुत अच्छी धनुविद्या सीख ली। और फिर एक दिन एक कंपटीशन हुआ, उस कंपटीशन में अर्जुन भी गया और एकलव्य भी गए। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर चीज़ को निशाना बनाते हैं, और जब उस चीज़ को निशाना बनाया और टेस्ट हुआ तो उसमें देखा कि एकलव्य की जो टेक्निक है वो अर्जुन की टेक्निक से कहीं ज़्यादा अच्छी है। तो द्रोणाचार्य से रहा नहीं गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमसे अच्छा गुरु तो फिलहाल तो कोई नहीं है, सबसे अच्छी टेक्निक्स तो हमें बताएं। एंड वो सारी अच्छी टेक्निक्स तो मैंने अर्जुन को सिखा रखी है, फिर इनका गुरु कौन है जो इनको इतनी अच्छी टेक्निक सिखाई है। तो एकलव्य को के वो पास गए और एकलव्य से पूछे अपने गुरु का नाम बताओ। तो एकलव्य उनके पैरों में गिर गए कि गुरुजी मैंने आप ही से सीखा है। तो द्रोणाचार्य को याद नहीं आया, उन्होंने कहा हमने तो तुम्हें नहीं सिखाया। तो बोला कि गुरुवर मैं आपके पास आया था, आपने मना कर दिया कि मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, तो मैं जंगल में आपकी मूर्ति बना के उसी के सामने प्रयास कर रहा था और मैंने आप ही से सीखा है। अच्छा, अब एकलव्य
द्रोणाचार्य के मन में ये बात थी कि मैंने अर्जुन को स्वयं सिखाया है और अर्जुन को ही सबसे अच्छा धनुर्धारी बनना चाहिए। तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, अच्छा तो तुमने मुझसे सीखा है, तो क्या तुम मुझे अपना गुरु मानते हो? एकलव्य ने कहा कि जी। तो उन्होंने कहा कि तो क्या गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? उन्होंने कहा कि आप मांगिए, आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने एकलव्य से उनके जिस हाथ से वो धनुष खींचते थे उस हाथ का उन्होंने अंगूठा मांग लिया, यानी कि उसके बाद वो धनुष चला ही नहीं पाएंगे, और उन्होंने उनको वो अंगूठा काट के तुरंत दे भी दिया, है ना। तो ये कहानी में ठीक है, एक तो गुरु और शिष्य का प्रेम दिख रहा है, वो अच्छी बात है, बट एक जगह आपको अंडू इन्फ्लुएंस भी दिख रहा है। द्रोणाचार्य जी सुपीरियर पोजीशन पे थे और उन्होंने अपने शिष्य से अंगूठा मांगा और उन्होंने उनको दे भी दिया, और सिर्फ इसलिए कि वो चाहते थे कि अर्जुन को हमने स्वयं सिखाया है तो अर्जुन का ही देश विदेश में नाम हो। समझते ध्यान से। तो ये स्टोरी में आपको दिखा अंडू इन्फ्लुएंस। एक पर्सन जो सुपीरियर पोजीशन पे था उसने अपनी सुपीरियर पोजीशन को यूज़ किया, यूज़ करके अपने आप को बेनिफिट पहुंचाया। समझते ध्यान से। तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडू इन्फ्लुएंस। बट ये सिर्फ स्टोरी है आपको समझाने के लिए, ऐसा मुझे मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ ना, द्रोणाचार्य को मेरी क्रिटिसाइज करने की हैसियत भी नहीं। समझते ध्यान से। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, ठीक है यार। आ जाओ एनसीसी, तुम बहुत बतिया रहे हो यार। क्वेश्चन समझ में आया, अंडू इन्फ्लुएंस समझ में आया, एंड अगला आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जब किसी पर्सन के साथ हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। एंड ये मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड दोनों सेम होते हैं। दोनों में ही एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन रेंडर की होती है, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में विदाउट इंटेंशन की होती है एंड फ्रॉड में इंटेंशनली फॉल्स इन्फॉर्मेशन रेंडर करी होती है। और किसी व्यक्ति को अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन रेंडर करके आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड कहलाता है। और यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। एंड मिस्टेक पे जब पहुंचूंगी तब बात करूंगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट कॉज्ड बाय कोजन, अंडू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं बनेगा। क्लियर आप लोगों को? तो मैं क्या सिखा रही हूँ आप लोगों को, हाउ टू फॉर्म वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए पहला इंग्रेडिएंट क्या था, एग्रीमेंट। दूसरा क्या था, एग्रीमेंट शुड क्रिएट लीगल रिलेशन। थर्ड क्या था, कॉन्सेंट एंड आइडम। चौथा क्या था, फ्री कंसेंट। नाम मूव करते हैं, अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं हम लोग। कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब भी किसी पर्सन से हम कॉन्ट्रैक्ट करें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिस पे एक कैपेबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो पर्सन 18+ होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए एंड डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। तो आप अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करना चाहते हो तो आपकी उम्र 18+ होनी चाहिए, आप साउंड माइंड के होने चाहिए। साउंड माइंड का मतलब होता है रैशनल जजमेंट को फॉर्म कर सको, एंड तीसरा आप डिस्क्वालीफाइड नहीं होने चाहिए। ठीक है ना यार, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, आगे बढ़ते। लॉफुल कंसिडरेशन, जब भी हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करेंगे तो वहां पे लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। मैम लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने, रचित ऊपर देखो, छाप सब क्या देख रहे हो तुम फोन में, रख दो फोन, डांट खानी है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बच्ची आई जिसका नाम है पलक, PA हो ना, पढ़ो तो अजीब लग रहा है, क्या पढ़ाएगी इसको। मेरे पास पलक आई तो पलक ने मुझसे कहा कि मैम क्या आप मुझे फाउंडेशन पढ़ा दोगे? मैंने कहा पढ़ा दूंगी यार, ठीक है। तो मैं पलक को फाउंडेशन पढ़ाऊंगी। मैंने कहा बेटा जो मेरी फीस है वो 36,100 रुपीज़ है। पलक ने एक वाइट कलर की पैकेट दी और कहा कि मैम ये लो। पाप लग जाएगा तेरे को, तू क्या दे रही है यार, समझता ध्यान से। तो समझ रहा है यार, ये मैंने पलक को पढ़ाया, पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। पलक ने मुझे कंसिडरेशन के तौर पे क्या दे दिया, क्या ये एक वैलिड कंसिडरेशन है? ये एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, समझता ध्यान से। मतलब किसी ने आपको वैलिडली कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया और आपने कोई उसे कंसिडरेशन के तौर पे कोई ऐसी चीज दी जो कि क्या है, इलीगल है, तो वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म नहीं करेगा। क्लियर आप लोगों को ये बात?
लॉफुल ऑब्जेक्ट। देखो जब भी हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करेंगे तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो जिस चीज के लिए बना रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब क्या होता है, लॉफुल का मतलब है कि वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए। मान लो फॉर एग्जाम्पल दो पार्टीज ने आपस में मर्डर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किडनैपिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, डकैती के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये एग्रीमेंट जो होते हैं ये कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म नहीं करते, ठीक है ना यार। तो जब भी हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करेंगे तो उनका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। जब भी हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करेंगे तो उनका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब है वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए। फॉरबिडन बाय लॉ का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो इंडियन पेनल कोड में प्रोहिबिटेड है, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। एंड कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो किसी दूसरे लॉ के प्रोविजन को ओवररूल करे। एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। क्लियर आप लोगों को। तो जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करेंगे तो वो सारे एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए। एंड कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि स्पेसिफिकली लॉ में वॉइड है, डिक्लेयर है कि ये चीज वॉइड ही होगी, वो एग्रीमेंट कभी भी नहीं होना चाहिए। समझता ध्यान से। जैसे कोई भी ऐसे एग्रीमेंट जिनको लॉ ने मना करके रखा है तो वो एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे बिहार में लिकर बैन है ना, तो अगर आप लिकर को सेल और परचेज करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होएगा, नहीं। यूपी में वैलिड होएगा, गोवा में वैलिड होएगा, बिहार में वैलिड होएगा, नहीं होएगा। समझता ध्यान से। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट को लॉ ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कभी भी वैलिड नहीं होगा। क्लियर आप लोगों को ये बात। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सर्टेनिटी। अब ये क्या है, देखो जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन का मतलब क्या होता है, सर्टेन का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि क्या नाम है तुम्हारा, आयशा। आयशा बेटा विल यू परचेज माई पेन, क्या तुम मेरा पेन परचेज करोगी। यस, मैंने ऑफर दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, क्या एक वैलिड एग्रीमेंट है, ये एक वैलिड एग्रीमेंट है। अरे कितने लोग कहते हैं ये वैलिड नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 15-20 लोग कह रहे हैं कि वैलिड नहीं है, बाकी लोग के लिए वैलिड है। देविका मैम, मैंने इसको पेन ऑफर किया, इसने मुझे एक्सेप्ट, मैंने कहा विल यू, तुमसे कर देते हैं, अच्छा विल यू परचेज माई पेन, यस, क्या ये वैलिड एग्रीमेंट है, वैलिड है। ये एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं है। मैं जज्बातों के साथ खेल रही हो यार, तब से बता रही हो विल यू परचेज माई पेन वैलिड है। अरे मैंने जब जब कहा तो मैंने हमेशा प्राइस मेंशन किया, विल यू परचेज माई पेन फॉर ₹10,000, फॉर ₹5,000, तो ये वैलिड होएगा। बट अगर मैंने प्राइस नहीं दिया, तुमने कहा यस मैं परचेज करूंगी, मैंने कहा लाओ 20,000, तुम कहोगे ऐसे थोड़े नहीं होता है, डिस्प्यूट रेस हो जाएगा ना फिर तो यार, तो ये वैलिड कहाँ हुआ। तो जब भी मैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करूं, पहला एग्जांपल देखो मेरा मैंने कहा मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कहा विल यू परचेज माई कार फॉर ₹2 लाख, देखो क्या लिखा है ये बात। अगर मैं ये 2 लाख नहीं लिखती ना तो फिर यहाँ पे ये वैलिड ऑफर नहीं बनता। अगर मेरे पास 2 कार है तो मैंने कहा विल यू परचेज माई कार, लेकिन मैंने कार का नाम मेंशन नहीं किया, तो ये वैलिड ऑफर भी नहीं होएगा। समझना ध्यान से। तो जब भी हम किसी पर्सन को कोई भी चीज ऑफर कर रहे हो, जब भी आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर रहे हो, तो जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर सर्टेनिटी होनी चाहिए। अगर सर्टेनिटी नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनेगा। क्लियर आप लोगों को ये बात, क्लियर। तो सर्टेनिटी का मतलब होता है यहाँ पे कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्लियर होने चाहिए। अच्छा देखो, आप मुझे बताना ये वैलिड है या नहीं है। मैं ना ऑयल की ट्रेडर हूँ, ऑयल सप्लाई करती हूँ, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, पेट्रोल ऑयल, केरोसिन ऑयल, बहुत सारे ऑयल, तो बहुत सारे मैं ऑयल सप्लाई करती हूँ। अब एक विश ऐसा है, वो मेरे पास आई और इन्होंने मुझसे कहा कि मैम 100 लीटर ऑयल सप्लाई कर दो। मैंने कहा ओके, इतना कह के ये चली गई। अब इन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि कौन सा ऑयल सप्लाई करूं और मैंने सप्लाई नहीं किया। अगले दिन ये मेरे पास आई लीगल नोटिस के साथ कि मैं आपको सू करूंगी। क्या ये मुझे सू कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती?
क्या चीज है? यस, विच टाइप ऑफ ऑयल, ये इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो मैं तुम्हें क्या सप्लाई करूं मुझे खुद ही नहीं पता है ना, तुम्हें ये मेंशन करना चाहिए था, तो ये एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं फॉर्म करेगा, ठीक है ना यार। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ मैं कोकोनट ऑयल सप्लाई करती हूँ, इन्होंने कहा 100 लीटर ऑयल सप्लाई कर दो, तो क्या ये वैलिड होएगा? ये वैलिड होएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा तो नहीं कि कोकोनट ऑयल चाहिए, बट सिर्फ और सिर्फ मैं अगर कोकोनट ऑयल ही सप्लाई कर रही हूँ तो कॉमन सेंस है कि कोकोनट के बारे में बात कर रहे होंगे, है ना। एंड जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं है तो वो लॉ में कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैम, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपीस दूंगा अगर तुम सी से शादी कर लो, एंड सी ने शादी कर ली डी से, क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? ये अब यहाँ पे ए बी को 1 करोड़ रुपीस कभी नहीं देगा, क्यों? क्योंकि बी की शादी सी से हो नहीं सकती ना, क्योंकि सी की शादी डी से हो चुकी है। ज्यादा हो गया, टेक्निकल हो गया क्या? अब ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपीस दूंगा अगर तुम्हारी शादी सी से, अगर तुमने सी से शादी कर ली एंड सी ने किससे कर ली, तो क्या अब बी और सी की शादी हो सकती है? तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है? दूसरा, ए ने बी से कहा अगर 2 पैरेलल लाइन आपस में मिलेंगी तो मैं तुम्हारे को 10,000 रुपीस दूंगा, क्या ये हो सकता है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कभी वैलिड हो सकता है? आई कहानी समझ में? तो जब भी हम किसी भी एग्रीमेंट को करेंगे तो उस एग्रीमेंट में पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए, और अगर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं हुई तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? ए बी के पास गया, ए के पास एक खूबसूरत सा हॉर्स है और ए ने बी को, मतलब ए बी के पास गया ये हॉर्स बेचने के लिए, और इसने ऑफर किया कि क्या तुम मेरा हॉर्स परचेज करोगे 2 लाख में। जिस समय ये हॉर्स को बेचने के लिए ऑफर दे रहा था वो टाइम पे ये हॉर्स क्या हो गया? मर गया। बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं रह गई ना। बोलो हाँ, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं रह गई। क्लियर? एंड जब भी हम किसी भी एग्रीमेंट को फॉर्म करें तो एग्रीमेंट को फॉर्म करने के लिए उस एग्रीमेंट में होती है कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज। तो जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करते समय किसी कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली, देखो वैसे तो मैं आपको एक बार बता दूं, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में वो ओरल भी बन सकते हैं और वो रिटन भी बन सकते हैं। मैम हाँ बेटा, मैम क्या ओरल कॉन्ट्रैक्ट लॉ में वैलिड होते हैं? बेटा जितने वैलिड रिटन होते हैं उतने वैलिड ही ओरल होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई कहता है कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होते हैं तो आप इससे बेफिक्र रहना, जितने प्योर रिटन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उतने ही प्योर ओरल होते हैं। समझते ध्यान से? तो यहाँ पे ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। बट अगर लॉ में किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट को कहा गया है स्पेसिफिकली कि ये रिटन में होने चाहिए और रजिस्टर होने चाहिए, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को रिटन और रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होंगे। आई बात समझ में? जैसे ए ने बी को एक घर बेचा और बी ने इसको 1 करोड़ रुपीस दिए और इस घर की रजिस्ट्री बी ने अपने नाम पे नहीं कराई। लॉ की नजरों में आज भी इस घर का मालिक कौन है? ए। आई बात समझ में? तो लॉ कहता है कि भाई अगर तुमने रजिस्ट्री नहीं करवाई तो ए ही इसका मालिक है, हम आपको नहीं मानेंगे। तो बात ध्यान रखिएगा कि जब भी, अब यहाँ पे क्या है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो, प्रॉपर्टी सेल और परचेज कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो रिटर्न भी होना चाहिए और रजिस्टर भी होना चाहिए, और अगर रिटर्न एंड रजिस्टर नहीं हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होएगा। क्लियर आप लोगों को? जब भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए हमारे को कुछ फॉर्मेलिटीज की डिमांड करी तो वो फॉर्मेलिटीज भी उस कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। क्लियर? चलो, तो मैंने आपको बताया वो इंग्रेडिएंट्स, जब भी हम किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करेंगे तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ प्रेजेंट होने चाहिए, और अगर कोई भी इंग्रेडिएंट मिसिंग होएगा तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म नहीं करेगा। चलो, अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, ये आपके सीए इंटरमीडिएट का आया वो क्वेश्चन है। मुझे बताओ, अबे भाई तू पढ़ ले बेटा, कर ले।
अच्छा वो नहीं, मैं अब पूरी निकल गई यार। ओके, अब बताओ फटाफट फटाफट कि क्या है, क्या ये वाला कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया? ये क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल है यहाँ पे, क्या कह रहे हैं, एक्स इनवाइट्स अ फिल्म एक्टर टू हिज डॉटर्स एंगेजमेंट एंड डिनर पार्टी। एंड जब इस एक्ट्रेस को इसने बुलाया तो वो एक्ट्रेस ने क्या कर दिया, मतलब आई नहीं। उसने प्रॉमिस तो किया था कि यस ऑफ कोर्स हम आएंगे, लेकिन बाद में उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। एंड अगर मना कर दिया तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बुरा लगा होगा एक्स को। अगर यहाँ पे एक्स को बुरा लगा तो ये सिचुएशन में अब बताओ क्या होएगा, क्या एक्स उस एक्टर को सू कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? द रीजन बिहाइंड कि ये कौन से एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट, और ये लॉ में कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होते। एंड द रीजन क्या है, रीजन है क्यों वैलिड नहीं होते? क्योंकि इसमें लीगैलिटी नहीं होती है, और अगर लीगैलिटी नहीं होगी तो ये लॉ में कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होंगे। बोल भाई, इतनी कहीं समझ में आती है? चलो एक और एग्जाम्पल, CS एग्जीक्यूटिव एज वेल एज CA इंटर, दोनों में ही पूछा गया है ये क्वेश्चन। डोमेस्टिक नेचर का है, तो मेरा लाल पूत गुल्लू है, डोमेस्टिक है, तो वो तो वही एग्जाम्पल है, मेरे पापा वाला एग्जाम्पल है। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको नैनो दिलाऊंगा, इनके पिताजी ने क्या कहा हुआ है कि यहाँ पे ये इनको 1 लाख रुपीज देंगे अगर इन्होंने CA क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। CA भी क्लियर हुआ, कार भी नहीं मिली, मोय मोय हो गई यार, है ना? तो ये केस में ये एग्रीमेंट क्या हो गया है, ये एग्रीमेंट वॉइड ऑफ इनिशियो हो गया। द रीजन बिहाइंड कि क्यों हो गया है, क्योंकि ये डोमेस्टिक है। अच्छा ओके, और लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं है। अब मुझे बताओ, इतनी कहानी समझ में आई जो मैंने आप लोगों को आज बताई है, सारी क्लियर हो गई? तो एक बार फटाफट फटाफट जयकारे लगा देंगे आज, है ना? कौन कौन से एसेंशियल इंग्रेडिएंट है जरा सब बताएंगे। सबसे पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है? दूसरा क्या है? एग्रीमेंट शुड क्रिएट लीगल रिलेशन। तीसरा क्या है? कॉन्सोनेंट आइटम। चौथा क्या है? फ्री कंसेंट। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्या है? उसके बाद क्या है? उसके बाद एंड अगला, उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, एंड लास्टली नेसेसरी फॉर्मेलिटीज, एंड फाइनली यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। क्या कहते हो? तो इतनी कहानी होप्स हो कि आपको समझ में आई होगी।